कि वो व्यवहार सकारात्मक हो सके, उनका जो अवांछित व्यवहार है उसको खत्म किया जा सके। इसके अलावा शिक्षक द्वारा किस प्रकार उसमें हस्तक्षेप किया जाए जिससे कि उसके व्यवहार को आगे बढ़ाया जा सके। तो हम इन्हीं बिंदुओं के तहत आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम व्यवहार को समझते हैं। व्यवहार क्या है? व्यक्ति का व्यवहार वह तरीका होता है जिस प्रकार वह आचरण या बर्ताव करता है या अनुक्रिया करता है। वह व्यक्ति के कार्य करने, प्रभाव डालने या बदलने का ढंग है। मतलब जिस प्रकार का व्यक्ति कोई बर्ताव करता है या कोई आचरण करता है या कोई क्रिया करता है, वह क्या होता है? व्यवहार कहलाता है। वह व्यक्ति का व्यवहार होता है। एक प्रकार से कहें, व्यवहार व्यक्ति द्वारा स्वयं और अपने पर्यावरण के संयोजन में की गई क्रियाओं या कार्य करने के ढंगों का विस्तार या प्रसार क्षेत्र है। मतलब जो भी वह खुद अपनी तरफ से क्रियाएं करता है या वातावरण द्वारा प्रेरित होकर के क्रियाएं करता है, तो वह क्या है? व्यक्ति का व्यवहार होता है। इसे व्यक्ति के विभिन्न उद्दीपनों, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो, चेतनों या अवचेतनों, प्रकटों या अप्रकटों, ऐच्छिकों या अनैच्छिकों के प्रति अनुक्रिया को व्यक्त करता है। आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा कि मनोविज्ञान में जो वर्तमान का कॉन्सेप्ट क्या है कि व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। तो व्यवहारवाद की बात की जाती है तो वाटसन का श्रेय दिया जाता है। तो वाटसन का श्रेय दिया जाता है। तो उससे पहले पावलव ने हमें बताया था कि प्रत्येक व्यवहार एसआर बॉन्डिंग पर निर्भर है। एसआर बॉन्डिंग मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया पर आधारित है। उद्दीपक उद्दीपक आप जानते हो क्या होता है? स्टिमुलस क्या होता है? अंग्रेजी की बात की जाए तो स्टिमुलस। इसमें हम कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है या कोई घटना हो सकती है जो हमें व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। हम कोई भी उद्दीपक होता है उसी के तहत कोई क्रिया करते हैं। जब हम कोई क्रिया करते हैं या कोई व्यवहार करते हैं या कोई प्रतिक्रिया देते हैं, वह अनुक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार एसआर बॉन्ड जो है उसके तहत हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। क्योंकि वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। वाटसन ने 1913 में भी इसको बताया था कि व्यवहारवाद के प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वातावरण के द्वारा व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने कहा भी था कि अगर मुझे कुछ बच्चे दिए जाएं तो मैं उन्हें उनकी निपुणता, प्रवृत्ति या क्षमता या पूर्वजों के वंश, कुछ भी उनमें जो कोई क्षमता है उनको हम बिना ध्यान में दिए हुए मैं उनको किसी भी प्रकार का विशेषज्ञ बना सकता हूँ, डॉक्टर बना सकता हूँ, यहाँ तक कि वकील बना सकता हूँ, कहो तो चोर या भिखारी भी बना सकता हूँ। तो उन्होंने इस प्रकार का ये कॉन्सेप्ट दिया कि वातावरण के द्वारा ही सारी क्रियाएं, एसआर बॉन्ड के द्वारा ही रहती है क्रियाएं, वह व्यवहार में परिवर्तन ला सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति होगा उसका व्यवहार से ही जाना जाता है। व्यवहार उसका जो है उद्दीपन अनुक्रिया पर निर्भर होता है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पुत्र पर ही प्रयोग किया था। उनका पुत्र था अल्बर्ट, उन्होंने उस पर प्रयोग किया था। उसमें उन्होंने यही प्रयोग किया कि किस प्रकार उद्दीपक के जरिए व्यवहार में वो परिवर्तन ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए? सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। जब हमें शांति स्थापित करनी है तो व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए? सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। सकारात्मक व्यवहार क्या होता है कि वो हमारे कार्य को अच्छा बनाता है, हमारे अंदर आत्मसम्मान या और आत्मविश्वास को वो बढ़ाता है। इसके अलावा हम अच्छा अनुभव करते हैं। जब सकारात्मक व्यवहार करेंगे तो हम क्या है? अच्छा अनुभव करेंगे। और सकारात्मक ही व्यवहार या दृष्टिकोण जब हमारा होता है तो हम अपनी असफलताओं और कमियों को पहचानने में सहायक होते हैं और उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि तनावपूर्ण परिस्थिति होगी तो उसमें सकारात्मक व्यवहार ही काम करेगा। तो सकारात्मक व्यवहार ही अच्छे कौशलों को विकसित कर सकता है और परिस्थितियों के अनुसार उन कौशलों को संपादित कर सकता है। तो इस प्रकार सकारात्मक व्यवहार होना बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहारिक रणनीतियां। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा है, अगर हम विश्व को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, अगर हम विश्व को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हमें शुरुआत बच्चों से करनी होगी।
दूसरा, मारिया मोंटेसरी जी ने कहा कि सारी शिक्षा शांति के लिए है। जो भी शिक्षा दी जा रही है वो किसके लिए है? शांति के लिए। अगर शांति नहीं होगी तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, तो इससे क्या होगा कि जो शिक्षा दी जा रही है तो वो जब शांति का पाठ नहीं पढ़ाएगी, बच्चों में अच्छे संस्कार या मूल्य नहीं डालेगी, तो वो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि विभिन्न देश विकसित होकर के भी जब द्वितीय युद्ध हुआ, विश्व युद्ध में, तो उसमें तबाह हो गए। अगर शांति की भावना उन देशों के अंदर होती तो वह इस प्रकार की विनाशकारी परिस्थितियों का सामना नहीं करते। इसलिए शांति के निर्माण तो जरूरी है और उसके व्यवहार को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। जानते हो शांति के लिए जो मुख्य लक्ष्य इसका क्या था? व्यक्तित्व निर्माण था, उत्तरदायी नागरिक बनाना था, और उसके अंतर्गत हम प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं जो कि बच्चों को उसके प्रति हम प्रेरित कर सकते हैं, तो वो जो निम्न है उनके द्वारा हम बच्चों को प्रेरित करना जरूरी है। क्योंकि विद्यार्थियों के भीतर हम उन सामाजिक कौशलों, अभिरुचियों का पोषण कर सकते हैं जो उनको दूसरों के साथ समायोजन करने में या सामंजस्य पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है। संविधान में हमारे में सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल दिया गया है। बच्चों को सामाजिक न्याय के बारे में ज्ञान देना होगा। धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को प्रचारित करने की जरूरत होगी, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को हम पहचानेंगे तो विभिन्न धर्मों का सम्मान करेंगे, धार्मिक सहिष्णुता हमारे अंदर आएगी। तीसरा, लोकतांत्रिक संस्कृति को प्रेरित करने वाले उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा देनी है। बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देनी है, लोकतंत्र के जो मूल्य है उनमें जो भी समानता है, न्याय है, अगर इस प्रकार के हम उनको मूल्यों को उनको अंतर्गत डालेंगे लोकतंत्र मूल्यों को, तो संस्कृति एक नई प्रकार की बन करके आएगी। शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा सकता है। जब हम बच्चों में इस प्रकार की शिक्षा देंगे जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे, तो उससे राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा मिलेगा। इसका जीवन शैली संबंधी एक आंदोलन के रूप में शांति के लिए शिक्षा भी दे सकते हैं कि जीवन शैली में किस प्रकार हम बदलाव कर सकते हैं शिक्षा के द्वारा। जब इस प्रकार की हम गतिविधियों को बढ़ावा देंगे तो ये क्या है, उससे शांति का निर्माण होगा। ये शांति के प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं, इन्हीं के तहत हम बच्चों में व्यवहार डालने की कोशिश करेंगे जिससे शांति का निर्माण हो। शांति के लिए शिक्षा प्रदान करते समय हमें निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे बच्चे हैं, या शुरुआत में ही जो बच्चे के शुरुआत में ही हमें मूल्यों की नींव रखनी होगी, उनके अंदर मूल्यों को विकसित करना होगा और व्यक्तित्व के निर्माण पर जोर देना होगा। जब हम व्यक्ति उनके मूल्यों को अगर विकसित कर सकेंगे, उनका व्यक्तित्व अच्छा बना सकेंगे, तो क्या होगा कि उनको सामंजस्य की भावना आएगी, दूसरों के साथ समायोजन आसानी से कर सकेंगे और मूल्यों के आधार पर ही शांति को समझने की कोशिश करेंगे और शांति के जो भी आपसी विवाद है उनको निपटाने के लिए विभिन्न कौशलों का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार आगे जो उच्चतर प्राथमिक विद्यालय की बात की जाए तो उसके दौरान विद्यार्थियों में भारतीय इतिहास की, दर्शन की, संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में शांति की संस्कृति को देख पाने में समर्थ बन सकें, इस प्रकार की हमें शिक्षा देनी होगी। भारतीय इतिहास को जानना होगा, दर्शन को जानना होगा, संस्कृति है उनको इस प्रकार से पढ़ाना होगा हमें कि उनको जो शांति का जो निर्देश है, शांति का जो संदेश है, उनके अंतर्गत स्थायी भाव धारण कर ले और शांति निर्माण के लिए प्रमुख योगदान दे। इसके अलावा शांति के लिए शिक्षा नागरिकता संबंधी शिक्षा पर अधिक केंद्रित है। युवाओं की नागरिकता नागरिक किस प्रकार का बनाना है, हमें उत्तरदायी नागरिक होना चाहिए जो कि विभिन्न प्रकार के मूल्यों को, जो कि समानता है, भाईचारा है या अहिंसा है, इस प्रकार के जब उसमें गुण होंगे तो वो एक योग्य नागरिक बन सकेगा। योग्य नागरिक बन सकेगा तो उसमें सृजनशीलता आएगी, सृजनशीलता आएगी तो नई नई चीजों को वह विकसित करने की कोशिश करेगा, शांति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक अलग तरह की जीवन शैली निर्मित करने की हमको जरूरत है विद्यार्थियों में। इस प्रकार की जब हम जीवन शैली निर्मित कर लेंगे तो क्या होगा, शांति बनाने में बच्चे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसी प्रकार जब हम कक्षा 11 की क्लासों में पढ़ते हैं तो वहाँ निम्न बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे क्योंकि उस समय 11 में बच्चे होते हैं, उस समय हिंसा की प्रवृत्ति अधिक उनमें पाई जाती है, क्योंकि जो हिंसा करते हैं वो क्या एक तरह से विनाशकारी होती है।
आपस में लड़ाई झगड़ा करना और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त होना। जब इस प्रकार की क्रियाएं करते तो हमें निम्न बिंदुओं पर उनको ध्यान देने की जरूरत है कि वह हिंसा के कारणों, उसके तरीकों, अभिव्यक्तियों की समझ, उसमें हिंसा क्या होती है, उसके क्या कारण हैं और उसके क्या तरीके हैं कि उनको दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जब शिक्षा देंगे तो शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दूसरा, मुद्दों की वस्तुनिष्ठ समझ हासिल करने का कौशल। वस्तुनिष्ठ मतलब वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं होना चाहिए। कोई भी मुद्दा अगर उसमें शंका होगी तो वह अपना योगदान उसमें नहीं दे सकता। तो इस प्रकार का हमें कौशल विकसित करना है कि वह मूल्यों की अच्छी तरह समझ सके और अपने को शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए योग्य बना सके। इसके शांति पर एक वैश्विक दृष्टिकोण का विकास। सर आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? अब आ रही है? तो शांति पर एक वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। शांति वैश्विक दृष्टिकोण क्या मतलब? विश्व लेवल पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बच्चों में विकसित करना है कि प्रत्येक देश हो, कोई भी देश हो, उसमें भाईचारे की भावना को विकसित करना है कि विश्व ही एक तरह से पूरा परिवार की तरह हमको उसको समझना है। इस प्रकार हम शांति के लिए प्रमुख चीजों को ध्यान देंगे तो मुख्यतः उनमें हम क्या होगा कि विद्यालय शांति की पौधशालाएं हो सकती हैं, मतलब शांति के निर्माण करने वाली शाला या फैक्ट्रियां हो सकती हैं। दूसरा, शांति के लिए शिक्षा पूरी तरह विद्यार्थियों के जीवन को मानवीय बना सकती है। शांति के जो कौशल है वह जीवन जीने के लिए गुणवत्तापूर्ण माहौल प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जब हम शिक्षा देंगे, शांति के निर्माण करने के लिए इस प्रकार की हम रणनीतियां अपनाएंगे तो निश्चित ही शांति का विकास होगा। जब शांति का विकास होगा, तुम जानते हो कि व्यवहार दो प्रकार से होता है, एक वांछित होता है, एक अवांछित। वांछित होता है अच्छा व्यवहार होता है। अच्छा व्यवहार होता है उसमें उसके उत्तरदायी नागरिक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है, या उसके व्यवहार में सकारात्मक व्यवहार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका वह अपनी निभाता है। क्योंकि तुमने देखा होगा कभी कभी बालकों में अवांछित व्यवहार की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। अवांछित व्यवहार होता है तो जानते ही अवांछित व्यवहार क्या होता है कि जिसकी अपेक्षा किसी शिक्षक या परिवार द्वारा नहीं की जा सकती है, उसके अनुरूप अगर वो व्यवहार नहीं करता है तो वो क्या होगा, इसका अवांछित व्यवहार होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर परिवार वाले एक बच्चे को विद्यालय भेजते हैं लेकिन बच्चा विद्यालय न जाकर के सिनेमा देखने चला जाता है या विद्यालय पहुंच भी जाता है तो दूसरों से लड़ाई झगड़ा करता है, तो जब इस प्रकार का व्यवहार होता है तो वो अवांछित व्यवहार होता है। तो अवांछित व्यवहार को हमें हटाने की जरूरत है, उसको हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें निर्माणकारी व्यवहार स्थापित करना होगा। निर्माणकारी व्यवहार क्या होता है? इस प्रकार का व्यवहार जिसमें बालक द्वारा किसी भी हिंसात्मक हो या विध्वंसात्मक गतिविधि हो वो नहीं शामिल करता है, बल्कि सृजनात्मक गतिविधियों को शामिल करता है। तो निर्माणकारी व्यवहार का होना बहुत जरूरी है, जिससे वह सृजनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। और जब विद्यालय जाता है तो विद्यालय में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान यही है कि वह इस प्रकार के बच्चों का चिन्हित करके अवांछित व्यवहार को बढ़ावा ना दें, वो इसलिए वांछित व्यवहार की ओर उसको ले जाना है। इस प्रकार की बहुत सारी वह रणनीतियां अपनाता है, जैसे विद्यालय में वाद विवाद, संगोष्ठी, श्रव्य दृश्य आयोजन में शांति को शामिल कर शांति निर्माण का कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। छात्रों में क्या करता है, जब विद्यालय में होते हैं तो उनको विभिन्न प्रकार के टॉपिक दे देता है या इस प्रकार की क्रियाएं करता है कि बच्चों में शांति निर्माण का कौशल विकसित होता है। जैसे वाद विवाद कराता है, किसी बिंदु पर लेकर अगर पता लगता है कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर बातचीत की आवश्यकता है, जिससे बच्चों में व्यवहार में सकारात्मक दृष्टिकोण लाने की आवश्यकता है, तो वह इस प्रकार के वाद विवाद करा सकता है, संगोष्ठी करा सकता है और श्रव्य दृश्य आयोजनों का भी अपने विद्यालय में कर सकता है। दूसरा,
भूमिका निभाने, नाटकों, शांति कविताओं के सृजन, शांति गीत आदि में बच्चों की भागीदारी। जब हमें शांति अगर उनमें विकसित करनी है तो हमें इस प्रकार की भूमिका निभाने को दे सकते हैं जो कि शांति निर्माण के लिए आवश्यक, जैसे महात्मा गांधी की भूमिका निभाने के लिए दी थी, या विभिन्न प्रकार के नाटक हैं जो कि हमें नैतिक संदेश देते हैं, शांति की निर्माण के लिए कुछ संदेश देते हैं, या शांति कविताओं का निर्माण के लिए कह देते हैं, शांति गीत लिखने को दे देते हैं। इस प्रकार के बच्चों में हम उसको बढ़ावा देते हैं तो उसमें क्या है, वो अवांछित व्यवहार को छोड़ करके सकारात्मक व्यवहार की ओर प्रोत्साहित होते हैं। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय दिवसों, जब विद्यालय की बात हो रही है तो अंतरराष्ट्रीय दिवसों जैसे मानवाधिकार दिवस है जो कि तुम्हारा 10 दिसंबर को मनाया जाता है, बाल दिवस है 14 नवंबर को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, विकलांग दिवस है जो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है। जब इस प्रकार के दिवस विद्यालय में मनाए जाते हैं तो बच्चे उनके प्रति जानने की कोशिश करता है कि भाई संयुक्त राष्ट्र दिवस क्यों मनाया जा रहा है, जब उसका प्रमुख उद्देश्य पता लगता है कि शांति निर्माण के लिए इसका स्थापना की गई है। जब पर्यावरण दिवस पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करता है, विकलांगों के प्रति सहानुभूति दिखाता है। तो जब इस प्रकार के जब दिवसों को बच्चा मनाता है तो उसके अंतर्गत जो अवांछित व्यवहार है वह दूर होने स्टार्ट हो जाते हैं और सकारात्मक व्यवहार उनके अंतर्गत विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा दूसरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, बच्चों को वृद्धाश्रमों, अन्य पीड़ित संगठनों के दौरे के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है जिसमें उनके कल्याण की भावना का विकास हो। तो हम इस प्रकार की जो संवेदनशीलता को विकसित करना है तो उन्हें विभिन्न प्रकार के दौरे यानी क्षेत्रीय भ्रमण के लिए भी भेज सकते हैं, जैसे वृद्धाश्रम के में भेज सकते हैं कुछ कार्य करने के लिए, या विभिन्न संगठनों में जो कि सामाजिक सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं या शांति निर्माण में अपनी भूमिका इस प्रकार के संगठन निभा रहे हैं, तो उनमें जब हम उनको भेजते हैं तो वो क्या है, उनसे प्रोत्साहित होते हैं तो उनमें क्या है, एक तो कल्याण की भावना का विकास होता है। आगे स्कूल और पड़ोस में धार्मिक उत्सवों और राष्ट्रीय दिवसों को मनाना, धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं तो वो भी एक तरह से हमें संदेश देते हैं। जब हमने कल बताया था कि जब हम दशहरा मनाते हैं तो वो क्या है, सत्य का प्रतीक है, मतलब असत्य पर सत्य की जीत को दिखाता है। होलिका की बात की थी। इस प्रकार के जब हम धार्मिक उत्सवों को मनाते हैं, जब उनको नैतिक संदेश देते हैं तो क्या है, शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनका जो अवांछित व्यवहार होता है वह दूर होने की तरफ होता है। दूसरा, सहनशीलता और समझ को बढ़ाने के लिए कहानी और चर्चाओं को बढ़ावा देना। हम विद्यालयों में अगर बच्चों में सहनशीलता बढ़ानी है, उनकी समझ को बढ़ाना है तो विभिन्न प्रकार की कहानियों उनको दे सकते हैं। भाई विभिन्न कहानियों को बता सकते हैं, उन पर चर्चा कर सकते हैं, विभिन्न महापुरुषों की कहानियों को बता सकते हैं। तो जब इस प्रकार के हम कार्य करते हैं तो शांति को बढ़ावा मिलता है और सकारात्मक व्यवहार की ओर आगे बढ़ते हैं। शांति से जुड़े आयामों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रेडियो, टेलीविजन, खेलों के साथ साथ शांति प्रचारों का प्रयोग भी किया जा सकता है। जागरूकता फैलाने के लिए हम टेलीविजन और रेडियो, खेलों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जब इस प्रकार के कार्य करेंगे तो जरूर उनके बच्चों में शांति के विचार आएंगे और सकारात्मक व्यवहार वह करेंगे। इसलिए विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है क्योंकि क्या है, शिक्षक एक समाज सुधारक हो सकता है। समाज सुधारक किस प्रकार हो सकता है, जब बच्चों में वह अच्छी शिक्षा दे, शांति की शिक्षा दे और उनके व्यवहार को इस प्रकार निर्मित करे कि वह अपने को शांति के योग्य समझ सकें और शांति के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें। अब बात करते हैं सकारात्मक व्यवहार, हस्तक्षेप एवं सहायता। अब टीचर की क्या भूमिका है, किस प्रकार वह इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। भाई सकारात्मक व्यवहार उनका है, करना है बच्चों में, और सकारात्मक व्यवहार वह करता है तो उसको किस प्रकार टीचर सहयोग दे सकता है। जो सकारात्मक व्यवहार कर सकता है तो बच्चा करता है तो टीचर उसको मोटिवेट और करता है कि इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। अगर वो गलत व्यवहार करता है तो उसमें हस्तक्षेप भी करता है। हस्तक्षेप करते हुए उसको अवांछित व्यवहार से सकारात्मक व्यवहार की ओर ले जाता है। क्योंकि इसके लिए क्या क्या वो मुख्य चीजों को अपनाता है। पहले तो कक्षा में वातावरण में परिवर्तन करता है। कक्षा का वातावरण इस प्रकार का निर्मित करता है जिससे शांति निर्माण आसानी से हो सके, बच्चों में अच्छे व्यवहार को विकसित किया जा सके। इसके लिए कक्षा में वह विभिन्न सामूहिक कार्य कराता है, विभिन्न प्रकार के गतिविधियां कराता है, पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए कहता है
और वातावरण इस प्रकार का बनाता है एक तरह से जो कि स्वस्थ हो, मतलब दोषपूर्ण व्यवहार विद्यालय का नहीं होना चाहिए। अगर दोषपूर्ण विद्यालय होगा तो उसमें अवांछित व्यवहार बच्चे में विकसित होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए वातावरण के लिए जरूरी है कि बच्चों में अनुशासन की भावना का विकास करना है बच्चों में, इसलिए शिक्षक को कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना है। तो जब इस प्रकार की क्रियाएं विद्यालय के कक्षा के वातावरण में होती है तो बच्चे में क्या है, सकारात्मक व्यवहार पैदा होता है। इसके अलावा वह क्या करता है, अध्यापन पद्धतियों में भी अपना बढ़ावा देता है। इस प्रकार की अध्यापन पद्धतियां बनाता है, अध्यापन पद्धतियों पर जोर देता है जो कि बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ाती हैं। और पद्धतियां एक तरह से बाल केंद्रित होती हैं, छात्र को केंद्रित करके वह इस प्रकार की नीति या विधियां बनाता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रयोगात्मक कराता है और विभिन्न विभिन्न प्रकार के समझदारीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिसके द्वारा वह क्लास में चर्चाएं भी कराता है, प्रस्तुतिकरण भी बच्चों से कराता है और विभिन्न प्रकार के और सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देता है। इसके अलावा पाठ्यक्रम में क्रियाओं का अनुकूलन, पाठ्यक्रम जब बच्चे का होता है तो उसको किस प्रकार उसके अनुकूल बनाया जा चुके। पाठ्यक्रम में जब विभिन्न प्रकार के जब चीजों को वह पढ़ता है तो उसमें शांति का क्या संदेश है, शांति किस प्रकार उसको बढ़ावा मिलेगा, उस पाठ्यक्रम में इस प्रकार का संदेश बच्चों को देना है जिससे कि उनमें अवांछित व्यवहार को बढ़ावा ना मिले। इसके लिए वह विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी करवा सकता है और विभिन्न प्रकार की नई चीजों को उसमें शामिल भी करा सकता है और पाठ्यक्रम की क्रियाओं के अनुरूप भी वह बच्चों को क्रियाएं करवा सकता है। दूसरा, सकारात्मक व्यवहार की प्रशंसा। जब बच्चा अच्छा व्यवहार करते हैं तो वह सकारात्मक व्यवहार करने वाले बच्चों को पुनर्वलन प्रदान कर सकता है और उनको पुरस्कृत भी कर सकता है और अगर अवांछित व्यवहार करते हैं बच्चे उनको दंड भी दे सकता है। तो इसलिए जब सकारात्मक व्यवहार करें कि बच्चों को बढ़ावा देगा, वह पुरस्कृत करेगा, तो अन्य बच्चे भी क्या करेंगे, उसको देख करके जो है अपने आप को उसी के योग्य बनाने की कोशिश करेंगे, सकारात्मक व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। इसलिए प्रशंसा का भी महत्वपूर्ण योगदान है कि सकारात्मक व्यवहारों की प्रशंसा करना शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए शिक्षक को सकारात्मक भावना अनुभव जगाने चाहिए। तो बच्चों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो उनकी भावना है उनको जगाना, उनके अनुभव को जगाना जरूरी है। तो छात्रों को उन व्यवहारों से अवगत कराना चाहिए जो कि उसके उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हो। क्योंकि कई बार छात्र अनुचित व्यवहार करता है तो वह इस प्रकार का व्यवहार उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन अनुचित व्यवहार करता है तो वह दूसरों के लिए भी हानिकारक होता है। जब हानिकारक होता है तो शांति निर्माण करने में अपनी भूमिका नहीं निभाता है। इसलिए बच्चों में अलग तरह की जो सकारात्मक भावनाएं और अनुभव जगाने की जरूरत है। इसके अलावा बात करें, स्व को समझने में मदद करनी चाहिए। बच्चे को अपने आप को समझने में बच्चे किस प्रकार अपने अंदर इस प्रकार के कौशल विकसित उसके अंतर्गत करना चाहिए, वह स्वयं को समझ सके। इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने जाने चाहिए जो कि उसको खुलेपन का बढ़ावा दें। दूसरा, संस्कारों को खोजने व निर्माण करने की समझ होनी चाहिए। उनमें किस प्रकार संस्कारों को बढ़ावा दे सकते हैं, वो अपने संस्कारों को किस प्रकार हो सकते हैं, उनमें जानने की कोशिश कर सकते हैं और संस्कारों का किस प्रकार वह प्रयोग विभिन्न अवसरों पर कर सकते हैं। जब इस प्रकार की चीजों को करते हैं तो बच्चों में क्या होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है, सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। अब बात करें तो शांति की संस्कृति को अगर बढ़ावा देना है तो शिक्षक की हमने जो महत्वपूर्ण भूमिका बताई, हमने कल भी बात की थी कि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे व्यक्तित्व के विकास में हो, चाहे उसके चरित्र निर्माण में हो या उसके मूल्यों को विकसित करने में हो, उनमें कौशल विकसित करने में हो, तो शिक्षक की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इसके लिए वह विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी करा सकता है जो शांति से को बढ़ावा देने के लिए, जो कि तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग आएंगी। अगर बच्चों में हमने बताया कि बच्चे महात्मा गांधी ने भी कहा है कि शांति अगर स्थापित करनी है तो बच्चों में शांति की शिक्षा देना
जरूरी है। तो इस प्रकार की विभिन्न गतिविधियों को हम विद्यालयों में करा सकते हैं, जो कि तुम यहाँ से जाकर के अपनी जो भी प्रयोगात्मक प्रशिक्षण में जाते हो तो वहां पर इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हो। जैसे उन विभिन्न तरीकों का प्रदर्शन करें जो कोई घर या स्कूल में बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए अपनाता है। मतलब इस प्रकार की गतिविधियों का हम प्रदर्शन करवा सकते हैं कि भाई किस प्रकार बुजुर्गों का सम्मान किया जा सकता है, या अपने से बड़ों का सम्मान किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं हम वस्तुएं मांगते समय, सुनते समय या बात करते समय किस प्रकार के आदर का प्रदर्शन कर सकते हैं। ये परिवेश संबंधी भाषा संबंधी गतिविधियां हम विद्यालय में करवा सकते हैं। दूसरा, कठपुतलियों का प्रयोग करते हुए उचित शब्दों एवं मुद्राओं की सहायता से यह प्रदर्शित करेंगे द्वंद्वों के हल शांतिपूर्ण ढंग से कैसे होते हैं। जब पर्यावरणीय अध्ययन में हम कोई अगर हम द्वंद्व यानी आपसी मतभेद है तो हम कठपुतलियों के माध्यम से गतिविधि करा सकते हैं, और कठपुतलियों की विभिन्न मुद्राओं को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं कि बच्चे में उनको किस प्रकार व्यवहार को विकसित अच्छा बनाया जाएगा, और शांतिपूर्ण आपसी मुद्दे हैं उनको किस प्रकार हल किया जाएगा। यह भी बतलाना कि गुस्सा शांति का कैसे नाश कर सकता है। यह भी हम बच्चों को बता सकते हैं कि जो गुस्सा होता है को शांति में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है। जिसके लिए हम उन बच्चों से लेख लिखवा सकते हैं या कोई असाइनमेंट उनको दे सकते हैं। जब इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं तो जरूर उनमें क्या है, अच्छा व्यवहार बनता है और उनके प्रति वह प्रेरित होते हैं। इसके अलावा विभिन्न तस्वीरों पर आधारित कहानियां बनवा सकते हैं, कविता बनवा सकते हैं, विचारों को चार्ट पर प्रदर्शित करवा सकते हैं। वास्तविक होने के अलावा कहानी कोई सामाजिक नैतिक संदेश देने वाली भी हो सकती है। मतलब किसी भी प्रकार की कहानी हम उनसे विकसित करवा सकते हैं। और जब शांति की बात की जाए तो नैतिक संदेश देने वाली हम ऐसी कोई उनके सामने तस्वीर प्रस्तुत करते हैं कि वह उसके देख करके कहानी लिखता है या कविता लिखता है या अपने विचारों को चार्ट पर प्रदर्शित करता है। इसके अलावा दूसरों के प्रति संवेदनशील और सहनशील होने पर कहानी लिखना। वह किस प्रकार हम संवेदनशील और सहनशील हो सकते हैं, उस पर एक कहानी बना सकते हैं, बच्चों को लिखवा सकते हैं। और विभिन्न विषयों पर अखबारों की हम क्लिपिंग कर सकते हैं, पत्रिकाएं, लेख हैं, उनको इकट्ठे कर सकते हैं, और एक तरह से दीवार पत्रिका भी विद्यालय में बना सकते हैं। तो इस प्रकार के जब हम गतिविधियां करेंगे तो बच्चों में क्या है, शांति का विकास होगा। इसके अलावा समूह कार्य कर दे सकते हैं। उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग से कमजोर छात्रों को प्रभावित करने वाली किसी समस्या का हल निकाल सकते हैं। समूह कार्य देंगे तो कोई अगर बच्चा कमजोर होगा तो अन्य छात्रों की सहायता से क्या होगा, समस्या का हल निकाल सकता है। ये भी एक तरह से पर्यावरणीय सामाजिक विज्ञान में इस प्रकार की गतिविधि करा सकते हैं। इसके अलावा कोई वस्तु दिखाइए, एक वस्तु दिखाते हैं, जैसे कोई फूल है तो बच्चों से उस पर कह सकते हैं कि कुछ लाइनें लिखें या कुछ पंक्तियां लिखें या गीत लिखें या कविता लिखें, जिसमें फूल की तुलना हम अच्छे व्यक्ति के व्यवहार से या आचरण से करवा सकते हैं। जब इस प्रकार की गतिविधि कराएंगे तो बच्चों में इस प्रकार के गुण विकसित होंगे। इसके अलावा ईमानदारी और कड़ी मेहनत जैसे मूल्यों दर्शाने वाली कविता और गीत का सृजन कर सकते हैं। शिक्षक के जीवन पर एक दिन का विषय पर लेखन लिखवा सकते हैं। एक आदर्श शिक्षक कैसा होता है उसके विषय पर एक निबंध भी लिखवा सकते हैं, कोई कविता भी लिखवा सकते हैं। जब इस प्रकार के कार्य करते हैं तो बच्चों में इस प्रकार के गुण विकसित होते हैं। इसके अलावा स्थानीय अनाथालय, वृद्धाश्रम के लिए कार्यक्रम आयोजित करवा सकते हैं, जिससे विद्यार्थी क्या है तो इस समूह के अकेलेपन, दर्द और मजबूरी को महसूस कर सकता है, और इस प्रकार की गतिविधियों को आगे वह बढ़ावा नहीं देगा। अपने परिवार से संबंधित इस प्रकार की गतिविधि भी होंगी तो उनको दूर करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा नाटक, सामूहिक गान, समूह का द्वारा सामाजिक कौशलों के विकास के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। शांति संदेश के साथ अधूरी कहानी को विभिन्न तरीकों से पूरा कर सकते हैं। जैसे कोई शांति संदेश हमने दे दिया, कोई कहानी दे दी अधूरी, उसको किस प्रकार पूरा किया जाए, इस प्रकार के बच्चों को हम क्रिया गतिविधि दे सकते हैं। इसके अलावा व्हील कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के प्रति मदद करने वाले और ख्याल रखने वाले भाव, तरीके, मुद्राओं का प्रदर्शन करवा सकते हैं। जब इस प्रकार के हम कार्य करवाते हैं विद्यालय में, विद्यालय गतिविधि कराते हैं, तो क्या होता है, शांति जो है उनके अंदर की भावना जागृत होती है और अपने आप को शांति के
निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान निभाने के लिए अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं। तो इस प्रकार की जो हमने ये रणनीतियां पढ़ी कि विद्यालय में होनी जरूरी है, जो कि बच्चों में शांति का पाठ पढ़ाएं, जिसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। शिक्षक ही के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार शांति को बढ़ावा दे सकता है। थैंक यू। किसी की कोई क्वेरी? नो सर।